हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट दो वीडियोस में देखा था कि एलियट वेव का बेसिक स्ट्रक्चरिंग क्या होता है और हर एक वेव के अंदर उसका इंटरनल स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। आज के वीडियो में हम जानते हैं एलियट वेव, फिफ्थ वेव फेलियर। ये एलियट वेव का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है जहां पे एलियट वेव थियरी आगे की जो पैटर्न है वो कंप्लीट नहीं करते और एलियट वेव थियरी पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे यूट्यूब पे आपका स्वागत है। तो हम पहले बोर्ड पे दिखा देंगे एलियट वेव स्ट्रक्चर, जो पहला 5 वेव जो बनता है वो किस तरह से होता है। तो वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जनरली आपका एलियट वेव का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके 3 गोल्डन रूल्स है कि आपका वेव 2 जीरो लाइन, मतलब वेव 1 के बिगिनिंग के नीचे नहीं होना चाहिए, वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी के अंदर नहीं आना चाहिए, एंड वेव 3 शुड बी द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेव अमंग वेव 1 एंड वेव 5। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं कि फिफ्थ वेव फेलियर, इसमें किस तरह से आपकी वेव्स बनती है एलियट वेव के अंदर, तो इसको हम दूसरे वाले स्लाइड में ड्रॉ करते हैं कि आपका ये जो वेव 1 है ये नॉर्मल वेव ही बनेगा। इसके बाद आपका वेव 2 जनरली जितना रिट्रेस करता है 50% टू 78.6% इतना रिट्रेस करेगा। उसके बाद आपके वेव 3 नॉर्मल जो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेव है वही होगी। वेव 4 भी आपके वेव 1 के टेरिटरी के अंदर नहीं आएगी। लेकिन एक चीज है जो यहां पे आपकी एलियट वेव का आगे का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने ही नहीं देती, जो होती है आपकी फिफ्थ वेव। तो फिफ्थ वेव आपकी हमेशा वेव 3 के टॉप के ऊपर जानी चाहिए, लेकिन यहां पे आपकी फिफ्थ वेव यहीं तक जाती है और यहां से मार्केट क्रैश हो जाता है, और ये बहुत लंबा क्रैश होता है। मतलब यहां से मार्केट बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बेरिश हो जाता है। तो उसका रीजन समझते हैं कि हमारा ये जो फिफ्थ वेव है वो क्यों फेल होता है। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वाले भी वीडियो में बताया कि आपका वेव 4 जो है वो हमेशा वेव 3 का 38.2% तक ही रिट्रेस करेगा। इसका रीजन ये है कि आपका वेव 2 बनने के बाद जब आपकी वेव 3 पूरी तरह से एक फुल स्विंग में चलती है और जहां पे आपके सेंटिमेंट्स पूरी तरह से बुलिश होते हैं, तो ऐसे बुलिश मार्केट में हमेशा सिर्फ कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और ना कि कोई बड़े शॉर्ट सेलर वहां पे एग्जिस्ट होने चाहिए। अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ अगर कोई शॉर्ट सेलर भी अपनी शॉर्टिंग कर रहे हैं वो स्टॉक के अंदर या पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, तो वहां पे आपका जो वेव 4 है वो बहुत ज्यादा रिट्रेस करेगा, मतलब 38.2% से भी ज्यादा रिट्रेस करेगा। हालांकि आपका वेव 4 का जो बॉटम है वो वेव 1 के टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा, जो आपका गोल्डन रूल है। अगर वेव कोई 1 के टेरिटरी में आ गया तो ऐसे ही एलियट वेव स्ट्रक्चर खत्म हो गया, मतलब वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन ये वेव 4 है, वेव 1 के टॉप के ऊपर ही रहेगा। लेकिन जो आपकी वेव 4 की जो रिट्रेसमेंट है वेव 3 के सामने, वो जनरली 38.2% होनी चाहिए, वो 50% या 61.8 जा सकती है। जिसके वजह से मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि अगर कोई भी मार्केट अगर मेरा बुलिश है और उसके सामने कोई भी प्राइस करेक्ट हो रही है और वो अगर 38.2% मतलब 50% या 61.8% के रिट्रेसमेंट पे जा रही है, तो मार्केट चांसेस होते हैं 50% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वुड क्रिएट ए डबल टॉप फॉर्मेशन। और वही एक्जैक्टली यहाँ पे होता है कि आपकी जो वेव 4 है ये वेव 3 के अराउंड 50% या 61.8% रिट्रेस करती है, और जिसके वजह से आपका वेव 5 है ये वेव 3 का टॉप नहीं तोड़ता और यही से फेल हो जाती है एलियट वेव थियरी। मतलब आपका यहाँ पे ये डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाता है, और जिसके वजह से मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये रोकता है, और वहीं से बेयर्स जो है वो बहुत ही जोरों से हैमरिंग करने लगते हैं, और जैसे ही आपका वेव 4 का लो टूटता है वैसे ही मार्केट बहुत रैपिडली नीचे की तरफ आता है। तो दोस्तों, ये एलियट वेव स्ट्रक्चर का बहुत एक एक्सेप्शनल रूल है जहां पे आपकी एलियट वेव थियरी फेल हो सकती है, और इसके आगे के मतलब वेव 5 के बाद जो ABC स्ट्रक्चरिंग बनती है वो वहां पे बनेगी नहीं, और यहीं पे आपको आपकी एलियट वेव की काउंटिंग बंद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।